चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के चैप्टर में हमारे पास जो की टर्म्स हैं एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे फ्रॉइड्स की स्टेजेस को, क्योंकि वहीं से पर्सनालिटी पे बात होना शुरू हुई थी। सो पर्सनालिटी क्या है, टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी क्या है, ये हमने लास्ट भी देखा था, लेकिन एक दफ़ा थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। दैन स्टेज थेरी हम पढ़ेंगे फ्रॉइड की, इसने कौन सी स्टेज थेरी दी और किस तरह से उसमें से डिफेंस मैकेनिज्म्स निकले, किस तरह से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, कौन सी स्टेज में होती है, वो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात होगी। देन फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेज थेरी क्या है, कौन सी स्टेज में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो डेवलप होता है, और पर्सनालिटी की कौन कौन सी जो 3 पार्ट्स हैं हमारे ईगो और सुपर ईगो, कौन सी स्टेज में डेवलप होते हैं, और डिपस क्राइसिस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है, देन ईगो एंड सुपर ईगो की बात करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। देन वॉम्ब एनवी का कंसेप्ट किसने दिया। देन पर्सनल अनकॉन्शियस क्या है एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, कॉम्प्लेक्सिस क्या होते हैं, आर्कीटाइप्स क्या हैं। देन ट्रेड थेरीज, बिग 5 ट्रेड्स कौन सी हैं, फैक्टर एनालिसिस, देन हेरिटेबिलिटी, टेम्परामेंट्स, सोमेटोटाइप थेरी क्या है, ट्रायडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है, सेल्फ एफिकेसी की बात करेंगे, लोकस ऑफ कंट्रोल देखेंगे जो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है, सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन कौन से हैं, देन सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। सो रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बात करेंगे। देन बैडनम इफेक्ट क्या होता है, इसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे पास की पीपल्स हैं पर्सनालिटी के चैप्टर में वो हैं सिगमंड फ्रॉइड, कैरन हॉर्नी, नैन्सी चार्डरो, कार्ल जंग, एडलर, हैंस इज़निक, रेमंड कैटल, पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैकरी, गॉर्डन एल्बर्ट, हिपोक्रेट्स, विलियम शेल्डन, B.F. स्किनर, एल्बर्ट बेंडोरा, जॉर्ज कैले, जूलियन रोटर, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। ये की पीपल्स हैं जो हम इस पर्सनालिटी के चैप्टर में इनको पढ़ेंगे। इनमें से बहुत सारे आप पहले ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ आए हैं, तो फर्दर इनको यहाँ पे भी देखेंगे ये पर्सनालिटी के बारे में ये लोग क्या कहते हैं। अब पर्सनालिटी क्या है, ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम ऑलमोस्ट हर वक्त यूज़ करते हैं पर्सनालिटी को जज करने के लिए, पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, या हम दूसरों की पर्सनालिटी को किस तरह से पसंद करते हैं। तो हम यहाँ क्या है उनकी पर्सनालिटीज़ में हम लोगों के यूनिक एटीट्यूड्स को, बिहेवियर्स को, उनकी इमोशंस को, या फिर किसी भी पर्सन की करैक्टरिस्टिक्स को करैक्टराइज करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं इंडिविजुअल्स के, किस तरह इंडिविजुअल्स की जो पर्सनालिटी है वो क्रिएट होती है। सो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि दैट हाउ एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज़ क्रिएटेड। कुछ ऐसे आइडियाज़ भी हैं जो पर्सनालिटी की जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो उसके अंदर नियरली फिट नहीं होते। जैसे कि हमने बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े, लेकिन उनमें कहीं पर भी टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी का जिक्र नहीं है, तो ये किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में फिट नहीं होते। लेकिन ये एक आइडिया है पर्सनालिटी के बारे में कि 2 तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं, टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि टाइप ए पर्सनालिटी के लोग किस तरह से होते हैं, ये काफ़ी ईज़िली नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी इसके साथ साथ कम्पिटिटिव भी होते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं, और ये काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और एंड दे प्ले हार्ड एज वेल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सब के बावजूद टाइप ए पर्सनालिटी के ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। अगर हम टाइप बी पर्सनालिटी के इंडिविजुअल्स को देखें तो फिर ये काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, ईजी गोइंग होते हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं ये ऑपोजिट एंड्स जो होते हैं ना इसके, उसमें बहुत इजीली ये फॉल नहीं करते। मतलब अगर इजी गोइंग है तो ये हार्ड गोइंग नहीं होते, ऑपोजिट एंड पे ये लाई नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना टाइप ए में आते हैं ना टाइप बी में आते हैं, उनमें दोनों तरह की मिक्स पर्सनालिटीज़ होती हैं। सो कुछ इस तरह के पीपल भी हैं जो इस कॉन्टिन्यूम में नहीं आते। अच्छा जी, टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज़ के बाद हम देखते हैं कि जी स्कूल ऑफ थॉट्स किस तरह से बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है साइको एनालिटिक थेरी, जिसमें सबसे पहला नाम है फ्रॉइडियन थेरी। फ्रॉइडियन ने हमारे पास जो इनका कहना था कि पर्सनालिटी जो है वो बचपन में ही सेट हो जाती है। पर्सनालिटी किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो उसके चाइल्डहुड में ही सेट हो जाती है। सो उसको डिफ़ाइन करने के लिए उसने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी, जिसको हम थेरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज थेरी ऑफ पर्सनालिटी। अब यहाँ पे इन्होंने जो स्टेज थेरी दी इसमें बताया कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टीन्यूस होती है। हमने पहले भी देखा कि डेवलपमेंट जो है वो अगर हम
बायोलॉजिकली देखें या साइकोलॉजिकली देखें तो वो कॉन्टीन्यूस होती है या डिसकॉन्टीन्यूस होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टीन्यूस होती है। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें तो ये जो स्टेज थेरीज़ हैं, ये इसमें जितनी भी स्टेजेस होती हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अगर उनकी प्रॉपर से ग्रोथ ना हो तो उनकी फिक्सेशन हो जाती है, और अगर ये फिक्सेशन हो जाए तो इसमें दो रीज़न्स हो सकती हैं इस फिक्सेशन की, या तो फिर अंडर ग्रेटिफाइड है या फिर ओवर ग्रेटिफाइड है, या तो वहाँ पे उसकी जो प्लेयर थी वो पूरी नहीं हुई या फिर बहुत ज़्यादा हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो रेगुलरली फीड नहीं करता और ऑरल स्टेज में, ठीक है, अ चाइल्ड हु वाज नॉट फेड रेगुलरली और हु वाज ओवरली इंडल्ज्ड माइट डेवलप एन ऑरल फिक्सेशन। तो फीड नहीं करता रेगुलरली या बहुत ज़्यादा उसे बार बार फीड करवा दिया जाता है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑरल फिक्सेशन हो जाती है। सो ऐसे लोग जब एडल्ट यंग स्टेज में जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, ओवर ईटिंग करते हैं, लाइक देन प्रोपेंसिटी टू च्यू गम, एन एडिक्शन टू स्मोकिंग और एन अदर सिमिलर माउथ रिलेटेड बिहेवियर्स। इसी तरह के कुछ माउथ रिलेटेड बिहेवियर्स हमें देखने में मिलेंगे। अब यहाँ पे फ्रॉइड डिस्क्राइब करते हैं टू काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एन एनल फिक्सेशन। जो हमारे अब पहले हमने बात की ऑरल फिक्सेशन की, अब हम बात कर रहे हैं जी एनल फिक्सेशन अगर होती है तो हमारे पास दो तरह की पर्सनालिटी सामने आती हैं। सबसे पहली जो पर्सनालिटी है उसे हम कहेंगे एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी, और दूसरी जो है उसे हम कहते हैं एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा मेसी होते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज है जिसमें हम इन बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। तो अगर वो सही से नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा मेसी होंगे या डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो उसको हम कहेंगे एनल एक्सपल्सिव। और एनल रिटेंटिव क्या होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नीटनेस को प्रेफर करते हैं, इसके अलावा हाइपर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और लिटिल बिट कंपल्सिव भी होते हैं। फिक्सेशन क्या इन द फैलिक स्टेज, ऑरल की बात की, एनल स्टेज की बात की। अब फिक्सेशन अगर फैलिक स्टेज में होती है तो इसमें जो हमारे पास लोग अपेयर होंगे वो एक्सेसिवली सेक्सुअली एश्योर्ड एंड एग्रेसिव होंगे, या फिर कोई भी ऑल्टरनेट पर्सनालिटी आपके सामने आएगी जिससे उनमें हमें देखने में क्या मिलेगा, द पर्सन्स हु आर कंज्यूम्ड विद देयर परसीव्ड सेक्सुअल इनएडिक्वेंसीज। सो ये हमें फैलिक स्टेज में अगर फिक्सेशन हो जाती है तो इस तरह के लोग हमें देखने में मिलेंगे। अब ये सारी फिक्सेशन जो है ये क्यों होती हैं, दीज फिक्सेशन रिजल्ट्स फ्रॉम साइकिक एनर्जी। साइकिक एनर्जी कौन सी है, द लिबिडो, हमने लास्ट भी लेसन में इसको पढ़ा था। अब ये क्या है, गेटिंग स्टक इन वन ऑफ द साइकोसेक्सुअल स्टेज, कि इस साइकिक एनर्जी की वजह से हम किसी एक स्टेज में फिक्सेशन हो जाती है हमारी, और ये साइकिक एनर्जी क्या कहलाती है, लिबिडो कहलाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे पास दो टर्म होती हैं, एक होती है कॉन्शियस और दूसरा होता है सबकॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रॉइड ने किसके बारे में लिखा था। तो फ्रॉइड ने जो बात की थी उन्होंने फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस के बारे में बात की थी, सबकॉन्शियस के बारे में बात नहीं की थी। फ्रॉइड का ये मानना था दैट पीपल मच ऑफ पीपल्स बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय अ रीजन ऑफ द माइंड ही कॉल्ड द अनकॉन्शियस, कि बहुत सारे लोगों का बिहेवियर जो है उनका माइंड का एक ऐसा रीजन है जो उसको कंट्रोल करता है, और उस रीजन को वो कहते हैं अनकॉन्शियस। क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिस पे हमारे हम कॉन्शियसली ना तो इसको असेस कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही हम थॉट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो वी डू नॉट हैव असेस टू द थॉट्स इन आवर अनकॉन्शियस। In fact, Freud asserted that we spend tremendous amount of psychic energy to keep threatening thoughts in the unconscious। कि हमारा जो ज़्यादा टाइम होता है हमारी साइकिक एनर्जी होती है, हम इसी टाइम में गुजार देते हैं कि जितनी भी थ्रेटनिंग थॉट्स हैं हम उनको अनकॉन्शियस में भेजते जाएँ, वो किसी को पता ना लगे कि हम कैसा फील कर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन फ्रॉइड ने अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रास्ट किया था प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के साथ। सब कॉन्शियस के साथ इसने कंट्रास्ट नहीं किया था, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस के साथ इन्होंने फ्रॉइड ने कंट्रास्ट किया था अपनी अनकॉन्शियस टर्म को। सो कॉन्शियस क्या है, जिसमें हम हर चीज़ के बारे में जो सोच रहे हैं एट द मोमेंट जो हम कर रहे हैं वो सब कॉन्शियस है। और प्री कॉन्शियस क्या है, जिसमें अगर हम थोड़ी सी अटेंशन दें तो हम बड़ी आसानी से चीज़ें कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। सो दैट इज़ द प्री कॉन्शियस, के बस पीछे थोड़ी एक तह पीछे, एक लेवल पीछे पड़ी होती हैं, उनको इजीली हम उठा सकते हैं।
सो ये फ्राइड ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी अनकॉन्शियस की, और उसको कंट्रास्ट किया था कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट फ्राइड कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। इड क्या है? द इड इज़ इन द अनकॉन्शियस। इड अनकॉन्शियस में होती है और इसमें हमारे पास इंस्टिंक्ट्स होते हैं और साइकिक एनर्जी होती है। अब ये इंस्टिंक्ट्स कौन से होते हैं? फ्रॉइड का कहना है कि हमारे अनकॉन्शियस में आईडी के 2 तरह के इड के 2 टाइप्स के इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। पहले को हम कहते हैं इरोस और दूसरे को हम कहते हैं थैनाटोस। इरोस मीन्स द लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड थैनाटोस मीन्स द डेथ इंस्टिंक्ट्स। और लिबिडो क्या है? लिबिडो इज़ द एनर्जी दैट डायरेक्ट्स द लाइफ इंस्टिंक्ट्स। लिबिडो लाइफ इंस्टिंक्ट्स को डायरेक्ट करती है। इरोस इज़ मोस्ट ऑफन एविडेंस एज अ डिज़ायर फॉर सेक्स। इरोस लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, लिबिडो इसको डायरेक्ट कर रही है। इसके अलावा इरोस में क्या होते हैं? सेक्स की डिज़ायर होती है। जबकि हमारे पास जो थैनाटोस है ये हमें देखने में मिलता है जब हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो दैट मीन्स कि वहाँ पर हमारी जो इड की ट्रेट है, टाइप है थैनाटोस, वो उस वक्त वहाँ पे एक्टिव है। सो ये क्या है? डेथ इंस्टिंक्ट्स। इरोस एंड थैनाटोस कौन से इंस्टिंक्ट्स हैं ये आपने याद रखने हैं, और ये इड के हैं, ईगो या सुपर ईगो के, ये भी याद रखने हैं, ये इड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें माइंड के फ्रॉइड्स ने जो माइंड के पार्ट्स बताए जिसको हम इड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं, वो बता रहे हैं कौन सी एज में ये डेवलप होते हैं। सो इड को हम प्लेयर प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ये एग्जिस्ट करता है। ईगो क्या है? ईगो ये इसको हम रियलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये 2 to 3 ईयर्स के अराउंड ईगो जो है ये डेवलप हो जाती है। सुपर ईगो को हम कहते हैं एक्ट एज अ कॉन्शियस, एक कॉन्शियस होता है, और ये वाले जो स्पेलिंग है इसको कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस। ये ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के अराउंड सुपर ईगो डेवलप हो जाती है। तो ये एज अक्सर पूछी होती है कि सुपर ईगो और ईगो कौन सी एज में डेवलप होती है। आई होप यू विल गिव मी 1000 लाइक्स। देंगे ना? Okay, now share and tell your friends about today's session. I hope you all have learned something. In case you have any doubts or questions, please comment down. And yes, subscribe to our channel and also don't forget to hit the bell icon to never miss another update from Eastern Psychologist. Keep watching, keep learning and follow your curiosity. See you in the next one. Bye.